नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी में। दिस इज मानवीन प्रताप सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है क्लैट रिवीजन सीरीज को हमने शुरू किया था, जिसमें हमने दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, पूरे ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस बजट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज की हमारी जो वीडियो है वो फैब 2020 के ऊपर रहने वाली है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इसमें यहाँ पे कवर करके चलेंगे। बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है एक्सरसाइज संप्रीति के बारे में। गाइस, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एक्सरसाइज संप्रीति है वो किस किस कंट्री के बीच में होती है। तो भाई, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसे कहा जाता है संप्रीति। ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज में रहने का कारण था कि उमरोई मेघालय में 3 से लेके 16 फेब में ये एक्सरसाइज जो है वो हुई थी और अल्टरनेट ईयर्स में दोनों ही कंट्रीज में ये होती है। तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर ये कहाँ होने वाली है? बांग्लादेश में। बढ़ते हैं गाइस आगे अगले आर्टिकल के ऊपर। गटका मार्शल आर्ट। क्या है गटका मार्शल आर्ट और आखिर में ये न्यूज में क्यों थी? गाइस, रिपब्लिक डे पे सिख कम्युनिटी ने परफॉर्म किया था गटका मार्शल आर्ट और उसके बाद गटका मार्शल आर्ट जो है वो न्यूज में थी। गटका मार्शल आर्ट की अगर ओरिजिन की हम बात करें तो जो 6th सिख गुरु हरगोविंद जी थे उनसे इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि जो कृपान का कॉन्सेप्ट है वो वही लेके आए थे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फ्रॉम मुगल एरा। जो उस टाइम में मुगल एम्पायर थे उनसे बचने के लिए यहाँ पे कृपान को स्टार्ट किया गया था बाय सिख गुरु हरगोविंद जी। और उसी के बाद माना जाता है कि गटका मार्शल आर्ट जो है वो प्रचलित हुई थी। न्यूज में रहने का कारण है क्योंकि रिपब्लिक डे में अभी इसको परफॉर्म किया गया था। अब जब मार्शल आर्ट की बात हो रही है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में जो अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट फॉर्म है उनके नाम क्या होते हैं। क्लैट में भी पूछा जा सकता है और आप जो दूसरे एग्जाम देंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, कलरीपट्टू जो है वो केरला का है, सिलाबाम जो है वो तमिलनाडु का है, थांगटा जो है वो मणिपुर का है, थोडा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, लाठी केला जो है वो पंजाब एंड बंगाल का है, एंड परी खंडा जो है वो बिहार बाय राजपूत का है। बिहार के अंदर राजपूत जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। और मर्दानी खेल जो है वो महाराष्ट्र का है। तो जल्दी से इनको आप याद करने की कोशिश करिएगा। और गटका मार्शल आर्ट तो बिल्कुल अभी करंट में चल रहा था, रिपब्लिक डे में यहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और किसने इसको ओरिजिनेट किया था? तो सिख गुरु जी जो थे हरगोविंद साहब, उनके द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था और 6th सिख गुरु भी बोला जाता है इन्हें। बढ़ते हैं आगे। टोगो मैप अभी न्यूज में था। गाइस, टोगो जो है वो न्यूज में इसलिए था कि भारत जो है वो 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है विद टोगो रिपब्लिक। टोगो में डेपोंग एंड मैंगो करके जो रीजन है वहां पे ये सोलर पावर प्लांट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करने की बात करी जा रही है। थोड़ा सा टोगो का मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा टोगो है, इधर बेनिन है, इधर घना है और ऊपर आपका बुर्किना फासो है। ऑल्दो क्लैट में मैप पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कि यार टोगो के अगल बगल कौन सी जगह है या फिर इस टाइप की चीज़ें। तब भी अगर टोगो न्यूज़ में था तो थोड़ा सा टोगो के बारे में भी देख लेते हैं। तो गाइस, जो टोगो है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। अगर टोगो की कैपिटल की बात करें तो लोम जो है वो यहाँ की कैपिटल है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड पोर्ट ऑफ द कंट्री। बढ़ते हैं गाइस आगे हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। ये फ्रेंच मैंने आपको बता ही दिया है। बढ़ते हैं गाइस अगले आर्टिकल के ऊपर। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019। ये अभी न्यूज में था। न्यूज में रहने का कारण ये था कि फरवरी मंथ के अंदर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019। दैट मीन्स कि इसको पार्लियामेंट में पेश करने लायक बिल हो चुका है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने इसको दे दी है अप्रूवल। देखिए, ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और इस बिल को लाने का जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे कंट्री के अंदर उनकी संख्या हमारे देश में कम ना हो, वो जैसी हैं वैसी ही बनी रहें। अगर हम बात करें कि इस बिल में ऐसा क्या है, तो देखिए, कमीशन जो बनने की बात हुई है उसमें 29 मेंबर्स होंगे और एक मेंबर का जो टर्म होगा वो रहेगा 4 साल। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन जो बनने वाला है इसके अंदर 29 मेंबर्स होंगे। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और जो इनके टर्म रहने वाली है वो 4 इयर्स की रहने वाली है। बढ़ते हैं गाइस आगे अगले आर्टिकल के ऊपर। मिस्री इंडेक्स अभी न्यूज में था। जैसे कि इसका नाम है, मिस्री इंडेक्स का मतलब क्या होता है?
हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ऑल्दो मुझे इसको प्रोनाउंस करना चाहिए मिजरी इंडेक्स। मिजरी का मतलब आप सभी को पता है कष्ट होता है, तो यही कहा जा रहा है कि इंडिया को जो है वो मिजरी इंडेक्स के ऊपर नापा जाए, इकोनॉमी को देखा जाए कि मिजरी इंडेक्स पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी ये मिजरी इंडेक्स है क्या? सबसे पहले तो देखिए इसको बनाया किसने था, तो देखिए आर्थर ओकुन जो है वो 1960 में उन्होंने इसको क्रिएट किया था, यूएस के इकोनॉमिस्ट थे। अभी मिजरी इंडेक्स के अंदर होता क्या है, इसमें देखिए अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन दोनों को कंबाइन करके नापा जाता है, देखा जाता है, और उसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि जो देश है वो कहाँ पे रैंक करता है। जितना ज़्यादा ये इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा मिजरी होगी आपके देश के अंदर, उतनी ही ज़्यादा कष्ट होगी आपके देश के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं मिजरी इंडेक्स के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि भाई आर्थर ओकुन ने 1960 में इसको क्रिएट किया था। मिजरी इंडेक्स का मतलब क्या है? मिजरी इंडेक्स का मतलब ये है भाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। देखिए क्लैट में ऐसा पूछा जा सकता है कि मिजरी इंडेक्स के अंदर इसमें से कौन कौन से दो पहलुओं को मर्ज करके बनाया जाता है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि भाई एक है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी है इन्फ्लेशन, और जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे मिजरी रहेंगी। अगला आर्टिकल गाइज है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। यहाँ पे मैं आऊँ उससे पहले थोड़ा सा हम चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। गाइज एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टार्टिंग से नहीं होता था आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। इसको लाने का जो कारण था वो ये था कि देखिए लोगों को काफ़ी गलत चीज़ों के, गलत एलिगेशन के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाता था, जिसके चलते हुए लोग अरेस्ट हो जाते थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन्स के साथ सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगा के उनको अरेस्ट किया जा रहा था, जिसके चलते हुए कॉन्सेप्ट आया एंटिसिपेटरी बेल का। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसका नाम है सी, उस बंदे का नाम क्या है? सी। जजमेंट नाम का एक दूसरा बंदा है, जजमेंट नाम के बंदे ने सी नाम के बंदे के ऊपर अगले दिन, मतलब आज मान लीजिए ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे को प्लान किया कि एफआईआर करूंगा कि इसने मेरे घर में आके चोरी करी है। बहुत ही वेग एग्जांपल है लेकिन आपको दिल पे नहीं लगाना है, बस समझना है। तो जजमेंट जो है वो पुलिस थाने गया, वो एफआईआर कराने जाएगा वेडनेसडे के दिन कि सी है जो भाई सी ने मेरे घर में चोरी करी है। सी को जजमेंट का एक दोस्त था एंटिसिपेटरी ने जाके सी को बता दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ वो जाके एफआईआर कराएगा वेडनेसडे को, और एंटिसिपेटरी ने सी को ये बात ट्यूसडे को बता दी। तो सी क्या करेगा, वो जाएगा आपका हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट के अंदर और जाके एंटिसिपेटरी बेल ले लेगा। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि जब वेडनेसडे को एफआईआर दर्ज होगी सी के अगेंस्ट में और पुलिस उसको अरेस्ट करने आएगी, उस टाइम पे वो ये बेल दिखा सकता है और अरेस्ट होने से बच सकता है। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर एफआईआर होने से पहले, केस दर्ज होने से पहले, आपके ऊपर जेल के लिए वारंट निकलने से पहले सॉरी गाइस, आप जाके एक बेल ले सकते हो जिसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल, कि भाई पुलिस जब आपको पकड़ने आए तो आप उनको वो बेल दिखा दो और आप बच जाओ। तो ये है गाइस एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले पी चिदम्बरम साहब की एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट ने। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है, पहली चीज कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसको इशू किया जाता है, क्योंकि जो बेलेबल ऑफेंस होंगे उसमें तो वैसे भी मिल जाती है। दूसरी चीज कहाँ पे आप इसको डाल सकते हो, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। कहीं कहीं देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, सेशन कोर्ट में नहीं होती हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एंटिसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में नहीं जा सकती है, आप सेशन कोर्ट से भी एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो। ये क्लैट में पूछा जा सकता है कि भाई सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहाँ जा सकते हो एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए, तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये कहा है कि जो एंटिसिपेटरी बेल है ना, इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। मान लो कि मुझे पता है कि 1 महीने बाद मेरे अगेंस्ट में एफआईआर होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने पहले ही एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकता हूँ। अगर 1 दिन पहले भी ले सकता हूँ तो 30 दिन पहले भी ले सकता हूँ। तो पहले से ये चीज़ चली आ रही थी। बीच में काफ़ी सारे ऐसा हुआ कि यार इतने समय पहले से एंटिसिपेटरी बेल इशू करा के लोग बैठ जाते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा एंड ऑल। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे अपना जजमेंट दिया है एंड फाइनल वर्डिक्ट देके खत्म कर दी है इस बात को कि भाई सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ एंटिसिपेटरी और प्री अरेस्ट बेल कैन नॉट बी लिमिटेड टू एनी टाइम फ्रेम और फिक्स पीरियड। कहने का मतलब है कि कोई फिक्स पीरियड की जरूरत नहीं है।
आपको जब लगे आप एंटिसिपेटरी बेल इशू करा सकते हो। अगर आपको वो बेल कोर्ट ने दे दी तो दैट मीन्स चाहे वो 10 दिन पहले हो, चाहे वो 20 दिन पहले हो, चाहे वो 1 दिन पहले हो, चाहे वो 1 घंटा पहले हो, इट डज नॉट मैटर। सीआरपीसी का सेक्शन 438 डील करता है एंटिसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट से, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। अगला आर्टिकल गाइज है मटाला अभियान के बारे में। मटाला नहीं बोलेंगे, माटला अभियान बोलेंगे। माटला गाइज एक रिवर है, आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ती है और उसी के नाम पे इस पर्टिकुलर अभियान का नाम रखा गया है। ये है क्या, इंडियन नेवी ने 5 डे की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है वो अभी कंडक्ट करी है, जिसका नाम रख दिया है मटाला अभियान। ये इंडिया एंड बांग्लादेश का जो रिवर लाइन बॉर्डर है आपका, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है और जो रिवर है उसका नाम है माटला और इस अभियान का नाम भी रख दिया गया है माटला अभियान। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा ध्यान रखने का, बस बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पकड़ में होनी चाहिए। इसके बाद गाइस बढ़ते हैं आगे पैराकोट पॉइजनिंग के बारे में। पैराकोट पॉइजनिंग न्यूज़ में क्यों है, पैराकोट क्या है, ये न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, चलिए फिर देखते हैं। देखिए एक हॉस्पिटल है विम्सार, उड़ीसा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस फार्मर्स के सुसाइड के देखने को मिल रहे थे। रीज़न सबका यही था कि भाई इन्होंने खाया है इन्होंने पी लिया है पैराकोट। पैराकोट होता क्या है, एक हर्बिसाइड होता है। अब पहले आपको ये समझना होगा कि हर्बिसाइड क्या होता है। गाइस जैसे ये हमारा एक खेत है, हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे आपने फसल उगा रखी है और इसके चारों तरफ जो हैं बेकार से पेड़ पौधे जो हैं वो छोटे छोटे वो उड़ रहे हैं, मतलब उग चुके हैं, आ चुके हैं, अनवांटेड क्रॉप्स जो हैं वो आ चुकी हैं और आपको इनको ख़त्म करना है। अब इनको ख़त्म करने का रीज़न क्या रहता है कि देखिए यहाँ पे जो पानी होता है, जो आपके मिनरल्स होते हैं, जो आपके इनको ज़रूरत होती है फसलों को, वो ये लोग एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इनके साथ साथ ये जो साइड में अनवांटेड क्रॉप्स हैं वो भी एब्जॉर्ब करेंगी, जो कि आपके लिए, आपकी फसलों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनको ख़त्म करने के लिए, अनवांटेड क्रॉप्स को ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ होता है और उसी में से एक प्रचलित जो है वो है पैराकोट। पैराकोट का नाम अभी इसलिए है कि देखिए जो आपका वेस्टर्न उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम ने पैराकोट को ही ड्रिंक किया, उसके बाद सुसाइड करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कि सभी लोग इसको कंज्यूम करने के बाद मरी जाते हैं, लेकिन जो जिंदा भी रहते हैं उनको उसके साइड इफ़ेक्ट ज़िंदगी भर सहने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो अभी यही सामने आया कि जो विम्सार करके हॉस्पिटल है आपका उड़ीसा में, उसमें काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं सुसाइड केस के थ्रू वहाँ पे जो भर्ती होते हैं, उन सभी ने पैराकोट को ही कंज्यूम किया था, जिसके चलते हुए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो न्यूज़ में आ गया। अगला आर्टिकल है बजट 2020 टैक्सेशन एंड गवर्नेंस के ऊपर। है क्या, एक स्कीम इस बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते टाइम पे रखी थी सबके सामने, विवाद से विश्वास स्कीम। अब ये स्कीम है क्या, जैसा कि इसका नाम है, ये एक एमनेस्टी स्कीम है। एमनेस्टी स्कीम का मतलब आप कह सकते हो कि माफ़ी स्कीम है, इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। मामला क्या है, मान लीजिए कि कंपनी है गाइस, जिसका नाम है ए। इस कंपनी के ऊपर 50 करोड़ का फ्रॉड बोला गया है कि 50 करोड़ का इन्होंने टैक्स पे नहीं किया है। आपको ये भी पता होगा जब आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइन लगाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 20 करोड़ का फाइन और लगा दिया और ये जो केस है, इस कंपनी ने 70 करोड़ पे करने को मना कर दिया और ये कंपनी चली गई कोर्ट में, और ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े होंगे। गवर्नमेंट ने इस बजट में इस बात को रखा कि विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर हम ये करेंगे कि जितने भी इस टाइप की कंपनी हैं जिनके लिटिगेशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, उनको ये इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये फाइन देने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपके पास जितना भी टैक्स लिखा हुआ था, जो आपको इनिशियल पेमेंट करनी थी, आप उतना पे करके आराम से बच सकते हो। बट आपको ये करना है तो 31 मार्च 2020 तक करना है। इसके बाद आपको एक नॉमिनल प्राइस पे करना पड़ेगा एज ए फाइन। टोटल ड्यूरेशन जो इस स्कीम का है वो जून 30, 2020 तक का है। आई होप आपको ये चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। स्कीम का नाम क्या है, विवाद से विश्वास। अब बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट इस बार बजट में आया था तो यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम टैक्स पेयर चार्टर क्रिएट करेंगे। वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्री है गाइस जिसके पास टैक्स पेयर चार्टर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। होता क्या है ये, होता ये कुछ नहीं है। टैक्स पेयर चार्टर का मतलब ये होता है कि भाई जो टैक्स पे करने वाला बंदा है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं और वो उसको मिल जाए।
जिसकी वजह से उसको कोई हरेस ना कर सके कि भाई तुम इतना टैक्स दो, तुम उतना टैक्स दो, ये वो फलाना इधर उधर की बातें हैं। तो आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी जिसके हिसाब से सारी चीज़ें गवर्न होंगी। वर्ल्ड में टैक्स पेयर चार्टर बनाने वाली सिर्फ 3 ही कंट्री हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को ये दे रखा है, अपने सिटीजन्स को ये दे रखा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। एंड इंडिया ने भी इस लिस्ट को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है थ्रू दिस बजट। अगर अभी ये कोरोना की महामारी नहीं होती तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती। बढ़ते हैं गाइज अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि है कॉमनवेल्थ नेशंस से रिलेटेड। क्या है मामला गाइज ये है कि मालदीव में एक समय में होती थी अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट, और उस समय काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में थी मालदीव की। यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी की हालत ख़राब कर दी गई है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मालदीव के ऊपर आरोप लगे थे। मालदीव जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट होता था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है क्या, इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले ही मालदीव वाला मैटर जो है हम समझते हैं, जिसकी वजह से अभी ये करंट में न्यूज़ में था। और जब भी डेमोक्रेसी एंड ऑल के चार्जेस लगे कि भाई यहाँ पे चीज़ें सही से चल नहीं रही हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं अब्दुल्ला यामीन के ऊपर, तो मालदीव ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को छोड़ दिया था। मालदीव में गवर्नमेंट हो चुकी है चेंज, और आफ्टर 3 years मालदीव ने फिर से ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ नेशंस को, क्योंकि यहाँ पे अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट अब जा चुकी है। तो इसके वजह से ये अभी न्यूज़ में थी, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो हैं वो आपके न्यूज़ में आ गए थे। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है क्या। गाइज इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम वो कंट्रीज़ हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी होती थी। इनका जब राजस्व धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर से, इनकी जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड से धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, तो इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट लाया कि भाई हमारे जो पुराने कॉलोनीज थे, हम सब लोग मिलके आपस में काम करते हैं टू इम्प्रूव इकोनॉमी, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। और इसलिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का डेवलपमेंट हुआ और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स ही, इसमें 54 मेंबर्स जो हैं इसमें से सारे के सारे मेंबर्स ही आपके ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, नहीं। 2 कंट्रीज ऐसी भी हैं जो अपनी स्वेच्छा से इसमें ज्वाइन करी हुई हैं, जो ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं होती थी। उन 2 कंट्रीज के नाम मोजाम्बिक एंड रबाडा। ये 2 कंट्री हैं जो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी नहीं थी, और उन्होंने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को अभी ज्वाइन कर रखा है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और आपको मैंने बता ही दिया है कि इसको बनाने के पीछे जो मेन रीज़न था वो क्या था। तो लंदन डिक्लेरेशन 1949 में इसको बनाया गया था। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है ना, कॉमनवेल्थ नेशंस का ऐसा मानना है कि हम जितनी भी मेंबर्स हैं इसके अंदर, वो एक दूसरे के लिए फॉरेन कंट्रीज नहीं है। इसके चलते हुए जैसे मान लीजिए कि इंडिया का जो एम्बेसडर है जो पाकिस्तान में होगा, उसे वहाँ पे एम्बेसडर नहीं बोला जाता है, उसे वहाँ पे हाई कमीशन बोला जाता है। बट इंडिया का एम्बेसडर जो यूएस में होगा उसे एम्बेसडर ही बोला जाता है। तो ये जो हाई कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में इम्प्लीमेंट होता है, और इनका ऐसा मानना है कि एक दूसरे के लिए हम लोग फॉरेन नेशन नहीं है। तो यहाँ पे गाइज ये कुछ आर्टिकल्स थे जो आपको आज मुझे बताने थे, और हमने पढ़ भी लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली चीज़, बच्चे जो अभी हैं वो ये पूछते हैं कि यार क्लैट का एग्जाम आगे जाएगा क्या। तो भाई पॉसिबिलिटी है, पर क्या उससे हमें पढ़ाई पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? तो नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार क्लैट में करंट अफेयर कहाँ तक आने वाली है। तो गाइज एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यार मई तो 24 को पेपर ही है, जो अभी मतलब जो इस बार का टाइम टेबल आया है उसमें मई में पेपर है आपका, जो बताया गया है। सेकंड रिवीजन जो टाइम टेबल इन्होंने दिया है, ऑल दो प्रोबेबली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जून में चला जाए। अगर जून में जाता है तो आपको मई तक की करंट अफेयर्स पढ़नी है। अगर मई में हो रहा है तब भी आपको 15-16 मई तक की तो करंट अफेयर्स पढ़नी ही है। तो ये इस चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि यार पेपर के डेट से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर करंट अफेयर के बाकी सेशंस कब आएंगे, कैसे क्या करना है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। आप लोगों को गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वो मेरे एक ऐप की लिंक है, हमारे चैनल के ऐप की लिंक है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे आपको जीके बूस्टर, क्लैट जीके बूस्टर करके कोर्स दिखेगा। बहुत नॉमिनल फी है उसकी, अगर आप उसको पे करके रजिस्टर करेंगे तो आप काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से हम बनाने वाले हैं फ्यूचर में, वो आपको मिलेगी। पूरा शेड्यूल मैं बता देता हूँ। 25 को हम फैब मंथ फिर से वहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज बहुत बेसिक कवर किया गया था। 22 अप्रैल को मार्च 2020 कवर किया जाएगा। 24 अप्रैल को जनवरी, 26 अप्रैल को दिसंबर 19, 28 अप्रैल को नवंबर, 30 अप्रैल को अक्टूबर, 5 मई को सारे आपके सितंबर
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 एंड 8 मई को अप्रैल। और इसके अलावा भी गाइस काफ़ी सारी 3 से 4 वीडियोस और बनाई जाएंगी जो आपकी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इन सब पे रहेंगी। और अगर पेपर और आगे बढ़ता है तो उसकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे इजीली एक्सेस हो जाएंगी। इसके बाद यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो ऐप पे ही मिलने वाली हैं और बहुत नॉमिनल फ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि हाउ टू ज्वाइन आवर क्लैट रिवीजन सीरीज ऑन आवर ऐप। तो पहला क्वेश्चन जो आपका गाइस है, इसका जवाब तो मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको खोलो, ऐप को इंस्टॉल करो। एंड्रॉइड फ़ोन में ही सपोर्टेड है वो, और आपके सामने एक आइकन आएगा, उसमें क्लैट जीके बूस्टर कोर्स लिखा होगा। आप जैसे ही उस पर पे करेंगे आप हमारी वीडियोस को उस ऐप के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा है कि आप क्यों इसको ज्वाइन करें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन करो, इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्टडी करनी है करंट अफेयर की, 30+ का टारगेट कर रहे हो जीके के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, और डिफिकल्टीज आती हैं पढ़ने में, तो आपके लिए ये कोर्स है। आपको इसके अंदर PDF भी मिलेंगी जो पर्टिकुलर हमारा सेशन होगा उसकी पूरी की पूरी, और आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे मंथ वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी, प्लस आपको उसकी जब PDF मिल जाएगी तो आपको फिर अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हो, लैपटॉप से पढ़ सकते हो, फ़ोन से पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉस्टली है क्या? नहीं, बहुत सस्ता है, 999, 1000 रुपये का भी नहीं है। 1000 रुपये में तो आप लोग बहुत कुछ करते हैं, तो 1000 रुपये का भी नहीं है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट गाइज अभी आपको पता पड़ेगा। आपने ऑलरेडी मेरी 5 वीडियोस देख ली हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो एक तो ये थी, इसके अलावा 4 वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं। क्लैट नाम की प्लेलिस्ट है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को आप जब ओपन करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब दूसरा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या जो क्लासेस होंगी वो PPT वाइज होंगी जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, या फिर जैसे पहले करता था जिसमें मैं भी आपके सामने विजिबल होता था। तो गाइज ये अब डिपेंड करने वाला है हमारे लॉकडाउन के ऊपर। वैसे आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, कंटेंट आपको यहाँ भी पूरा मिल रहा है, समझने में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत हो रही होगी। बट अगर लॉकडाउन हमारा जो है वो 3 मई को ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं हमारे स्टूडियो में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिससे आपको हम भी सामने आ सकते हैं। बट अगर वो नहीं हुआ तो ये तो PPT वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्लस एक बहुत बेनिफिट रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन करने का, वो ये रहेगा कि आप सभी लोग एक ग्रुप में ऐड किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बनेगा जिसके अंदर हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में कैसे क्या पढ़ना है वो तो मैं गाइड कर ही दूंगा। साथ साथ आप लोगों को और सब्जेक्ट में भी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। बहुत नॉमिनल फ़ी है, ज़्यादा नहीं रखी है, और फ़ी भी इसलिए रखी जाती है कि जो बच्चे सीरियस हैं बस वही लोग आएँ, हर कोई ना आए, क्योंकि ये भी होता है ना कि हर कोई आंख उठा के देखने लग जाता है। तो अपन को वो नहीं चाहिए, अपने को वो बच्चे चाहिए जो भाई पढ़ाई लिखाई करें, जो सीरियस हैं। तो इसीलिए ये किया है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। आई होप गाइज आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। एंड एक चीज़ और, जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जून को पेपर है क्लैट का और आप लोग आज इसको देख रहे हो 25th ऑफ मई मान लिया, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हो 25th ऑफ मई। अब आप बोलोगे कि यार क्लासेस तो हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे? तो देखिए गाइज, ये क्लासेस जो हैं आप 25th ऑफ मई को भी हमारे ऐप के थ्रू पेमेंट करके इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी वीडियो एक साथ एक्सेस हो जाएंगी और उसके बाद आप इन सारी वीडियो को देख सकते हो। जो बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे उनके पास भी ये वीडियो इनके एग्जाम तक एक्सेसिबल रहेंगी। आप इन वीडियोस को अपने एग्जाम तक चाहे 50 बार देखना चाहो चाहे 100 बार देखना चाहो आप देख सकते हो। आप इसको कितने दिन बाद भी ज्वाइन करो, क्लैट से 2 दिन पहले भी ज्वाइन करो, तब भी आपको ये सारी वीडियोस एक्सेस हो जाएंगी। तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आई होप गाइज सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।